नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध, उसमें से प्रशासनिक संबंध को देखते हैं। विधायी संबंध इससे पहले हम देख चुके थे, विधायी संबंध हम देख चुके थे। अब प्रशासनिक संबंध देखते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI है, ये बराबर केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध ये बराबर पूछते रहता है और लोक प्रशासन में तो बार बार पूछता है। ऐसे जीएस का भी ये VVI क्वेश्चन है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 256 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके दो उद्देश्य हैं। उन विषयों पर जो संघ के विधायी कार्यक्षेत्र के अधीन आते हैं उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना। जो विषय संघ के विधायी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है या जिस विषय पर संघ की विधायिका कानून बनाती है उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना। और दूसरा है केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक मशीनरी के बीच विवाद की संभावनाओं को न्यूनतम स्तर पर रखना। केंद्र का जो प्रशासनिक संरचना है और राज्य की प्रशासनिक संरचना है, इन दोनों के बीच प्रभावशाली संबंध बना रहे या विवाद की संभावना कम रहे, इसके लिए प्रशासनिक संबंध को बनाया गया है। देश के शासन के लिए केंद्र सरकार ही समग्र रूप से उत्तरदायी होती है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि संघ और इसकी इकाइयों के बीच प्रभावशाली संबंध स्थापित हो। इस तरह से इसके भूमिका को आप लिख सकते हैं। फिर हम 11 पॉइंट में इसको डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह से आपका प्रशासनिक संबंध पूरा क्वेश्चन बनेगा। पहला है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है राज्य और केंद्र का दायित्व, तीसरा है राज्यों को केंद्र के निर्देश, चौथा है कार्यों का परस्पर प्रतिनिधित्व, पांचवा है केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग, छठा है अखिल भारतीय सेवाएं और सातवां है लोक सेवा आयोग, आठवां है केंद्रीय न्याय व्यवस्था, नौवां है आपातकालीन अवधि में संबंध और 10वां है अन्य उपबंध, 11वां है संवैधानिकता नीतियां। लोक प्रशासन में तो इस पर अलग से क्वेश्चन पूछ देता है, संवैधानिकता नीतियां पर। ऐसे 11 पॉइंट में अगर आप इसको डिस्क्राइब करते हैं, आप 11 पॉइंट याद कर लें और इसको आप डिस्क्राइब करते हैं तो प्रशासनिक संबंध का क्वेश्चन आप पूरा लिख सकते हैं। हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे। प्रशासनिक संबंध जो कि VVI है, सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम के लिए, BPSC मेन के लिए। तो प्रशासनिक संबंध में हमने पहले देखे थे कि 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट को इसमें डिस्कस करेंगे तो आप प्रशासनिक संबंध का पूरा हल कर देंगे, पूरा क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है इसमें कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। आप इससे पहले विधायी संबंध में वीडियो बनाए थे, आप उस वीडियो को पहले देखेंगे तो फिर ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पहला पॉइंट है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। तो विधायी संबंध में था कि संघ सूची का जो विषय होता है, संघ सूची का जो विषय होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। तो केंद्र जिस विषय पर कानून बनाता है उसको लागू करने का अधिकार भी केंद्र के पास होता है। तो कार्यकारी शक्ति जो होता है संघ सूची के विषय में केंद्र के पास आता है। कुछ मामलों को छोड़कर जो कि संसद को दिया गया है, केंद्र को दिया गया है, ये शक्ति केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची में आप पढ़ेंगे कि ये 7वीं अनुसूची जो है इसमें है कि सूची दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सभी को बंटवारा किया गया है, केंद्र को राज्य को दोनों में। तो यहाँ कहता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। दूसरा है कि केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत है। केंद्र जो कानून बनाता है, केंद्र का जो नियम लागू होता है वो पूरे भारत पर लागू होता है और भारत के नागरिक जहां भी है और भारत की संपत्ति जहां पर भी है, संपत्ति और नागरिक जहां भी वर्ल्ड में कहीं भी रहेगा वहां पर केंद्र का नियम लागू होगा, केंद्र का कानून लागू होगा। संघ सूची के विषय पर मैंने बताया कि संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है उस पर कार्यपालक शक्तियां भी केंद्र के पास रहता है।
इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है। जैसे बिहार की जो कार्यपालक शक्तियां होगी, बिहार सरकार की कार्यपालक शक्तियां पूरे बिहार पर विस्तृत होगी। उसी तरह उत्तर प्रदेश की कार्यकारी शक्तियां जो होगी वो पूरे उत्तर प्रदेश पर होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की कार्यकारी शक्तियां बिहार पर लागू नहीं होगी। उसी तरह ये है कि राज्य की कार्यपालक शक्तियां उसके पूरे सीमाओं तक विस्तृत होती है। इनमें राज्य सूची का जो विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, उसको लागू करने की कार्यपालक शक्तियां राज्य के पास रहता है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कि केंद्र और राज्य दोनों को विधि बनाने का अधिकार होता है, जैसे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विषय है, जो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है उस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाता है, लेकिन यहाँ पर कार्यकारी शक्तियां राज्य को दिया गया है। तो ये कुछ डिफरेंट है जिसको समझना जरूरी है कि वे विषय जो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है उस पर कार्यकारी शक्तियां राज्य को दिया गया है। लेकिन यदि कोई संविधानिक उपबंध है या संसदीय विधि द्वारा अन्यथा निर्देश दिया गया है कि इस विषय को केंद्र को सौंपा जाए, तो वह शक्ति जो वहां पर कार्यपालिका शक्ति होगा केंद्र को प्राप्त होगा। केंद्र को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उपबंध है या संसदीय विधि द्वारा निर्देश दिया गया है। तो इस तरह से कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा देख लेंगे और केंद्र का क्या दायित्व है। तो केंद्र को जो कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होता है उसको असीमित अधिकार प्राप्त है। केंद्र पर कोई बाउंडेशन नहीं है, केंद्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और केंद्र का प्रतिबंध जो होता है वह संविधान का होता है। संवैधानिक उपबंधों के अधीन केंद्र का कार्यपालिका शक्तियां रहता है, लेकिन राज्य के कार्यकारी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लागू होता है। ये प्रतिबंध, पहला प्रतिबंध है कि राज्य पर संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। राज्य द्वारा संसद द्वारा जो भी विधान पारित किया गया है, विधि का निर्माण किया गया है, कानून बनाया गया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा राज्य के द्वारा। ये साधारण उपबंध है, ये साधारण है। लेकिन दूसरा जो है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को राज्य में बाधित नहीं करना, ये शक्ति विशेष है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को राज्य में बाधित नहीं करना। जैसे आप देखते हैं कि केंद्र में बीजेपी की शासन है, केंद्र में बीजेपी का शासन है, तो यहाँ पर केंद्र द्वारा जो भी विधान बनाया जाता है, जो भी संसद द्वारा विधान निर्मित किया जाता है और केंद्र द्वारा कार्यपालिका शक्ति द्वारा लागू किया जाता है, तो जैसे राज्य है बंगाल है, यहाँ टीएमसी का शासन है। राजस्थान है, यहाँ कांग्रेस का शासन है। छत्तीसगढ़ है, यहाँ कांग्रेस का शासन है। दिल्ली है, वहां पर आम आदमी पार्टी का शासन है। तो आपको सुनने में आता होगा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, केंद्र जो भी कानून बनाता है, जैसे सीए एनआरसी का कानून केंद्र द्वारा बनाया गया था, तो वहां पर क्या था कि जो बीजेपी शासित राज्य नहीं था, वहां पर उस जैसे छत्तीसगढ़ या राजस्थान या बंगाल, वहां पर सीए एनआरसी कानून को लागू नहीं करने का कानून पारित किया गया था, और मुख्यमंत्री द्वारा ये बार-बार घोषणा किया जाता था कि यहाँ पर लागू नहीं होगा ये कानून, जबकि ये ढकोसला था ये, क्योंकि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को राज्य कभी भी बाधित नहीं कर सकता है। यदि आप वहां पर पढ़ेंगे ध्यान से, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को कोई भी राज्य बाधित नहीं कर सकता है। यदि वह बाधित करने की कोशिश करता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ, केंद्र की कार्यकारी शक्तियां यहाँ तक विस्तृत होती है कि वह राज्यों को निर्देश दे सकती है, और यह प्रकृति में बाध्यकारी भी है। यदि कोई कानून लागू करने के लिए केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाता है, यह बाध्यकारी होता है। अगर राज्य सरकार उसे लागू नहीं करती है, तो वह केंद्र सरकार क्या करेगा, अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
और राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसलिए केंद्र का कोई भी कानून, किसी भी नियम निर्देश को राज्य के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। केंद्र के निर्देश केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाता है। कुछ विषय ऐसे हैं, वो विषय का उल्लेख करना जरूरी है। दूसरा, पहला है कि संचार साधनों को बनाने और रखरखाव संबंधी। आप जानते हैं कि संचार साधन कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रिटिश काल से ही संचार साधन केंद्र अपने पास रखता है। तो ये संचार साधन को बनाने के लिए और रखरखाव संबंधी निर्देश केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाता है। संचार साधन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसलिए चूंकि पूरे राज्य में ये विस्तृत रहता है, भारत के सभी राज्यों में संचार साधन विस्तृत रहता है और केंद्र और राज्य के बीच, लोकल अथॉरिटी के बीच एक संचार क्या करता है कि पुल का काम करता है। तो इसको बनाए रखने और इसका रखरखाव संबंधी निर्देश केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाता है। दूसरा है राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा। अब सभी राज्यों में रेलवे परिसंपत्ति का विस्तार है। हर एक राज्य में रेलवे चलती है और उस परिसंपत्ति की रक्षा करने का दायित्व राज्य का होता है। राज्य पुलिस इसकी रक्षा करती है। तो इस संबंधी निर्देश केंद्र द्वारा राज्यों को प्राप्त होता है। तीसरा है कि प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो भाषाई अल्पसंख्यक है उसके बच्चों को मातृभाषा में सीखने के लिए आवश्यक निर्देश केंद्र द्वारा प्राप्त होता है। इसकी व्यवस्था करने के लिए केंद्र के द्वारा निर्देश प्राप्त होता है राज्य को। चौथा है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की कल्याण के लिए जो विशेष योजनाएं बनाएगी, उसे लागू करेगी, उसका क्रियान्वयन होगा, इस संबंधी निर्देश भी केंद्र द्वारा राज्यों को प्राप्त होता है और इसे करना ही करना है, बाध्यकारी है, ये बाइंडिंग है। यदि राज्य द्वारा इसे नहीं करता है, उस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो अनुच्छेद 365 के तहत ये माना जाएगा कि केंद्र का निर्देश को लागू करने में राज्य असमर्थ है, इसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन को अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए यह राज्य को लागू करना ही करना है किसी भी हाल में। चौथा जो पॉइंट है यह कार्यों का परस्पर प्रतिनिधित्व। अब देखते हैं कि विधायी विषयों का बंटवारा कठोरता से केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। क्योंकि जो विषय केंद्र को दिया गया है कानून बनाने के लिए, उस पर राज्य के द्वारा कानून नहीं बनाया जाएगा, यह कठोरता से लागू होता है। और जो विषय राज्य को दिया गया है उस विषय पर केंद्र कानून नहीं बनाता है। अब बात वहां है जहां 2 से अधिक राज्य के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इन विषयों पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए, तभी केंद्र उस पर कानून बनाता है। अन्यथा कठोरता से यह विधायी विषयों का बंटवारा कठोरता से किया गया है। लेकिन यदि कार्यपालिका क्षेत्र में इस कठोरता को लागू किया जाएगा तो केंद्र और राज्य के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कुछ सहमति और विधान बनाया गया है, जिसके कारण राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर, यदि राज्य सरकार सहमति दे तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की किसी कार्यकारी शक्तियों को राज्य को सौंपा जा सकता है। उसी तरह राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर केंद्र का जो कार्यपालिका शक्ति है उसे राज्यों में कराता है। केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या आपसी सहमति या तो विधान के द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि कार्यों का परस्पर क्या है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। मतलब केंद्र का कुछ कार्य राज्यों के द्वारा किया जाता है और केंद्र की सहमति पर उस कार्य को राष्ट्रपति द्वारा राज्यों को भी सौंपा जा सकता है।
ये पांचवा पॉइंट है कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग जरूरी है, जैसे कि नदी जो है, जैसे यमुना नदी है या सतलज नदी है या ब्यास नदी है या गंगा नदी है, ज्यादातर कावेरी नदी, दक्षिण राज्यों में कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, यहाँ पर ज्यादातर टकराव होता है क्योंकि वहाँ जो कावेरी नदी है या कृष्णा नदी है ये वर्षा जल पर आधारित है, क्योंकि मौसमी नदियां हैं, वर्षा पर आधारित है, तो यहाँ पानी भी कम होता है, जिसके कारण तमिलनाडु और कर्नाटक में ज्यादातर विवाद उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी का प्रयोग से संबंधित शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। आप पढ़ते होंगे कावेरी विवाद अधिनियम, कावेरी प्राधिकरण, कावेरी विवाद बहुत ज्यादा, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, कावेरी विवाद। तो कावेरी नदी संबंधित ये बहुत प्रासंगिक है कि संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग से संबंधित शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। ये राज्यों को केंद्र के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, क्योंकि जब दो राज्य आपस में उलझ जाते हैं, टकराव उत्पन्न हो जाती है, तो वहां केंद्र को ही बीच में इंटरफेयर कहिए या उसको दोनों के बीच शिकायत से संबंधित न्याय निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकती है। ये संविधान के अनुच्छेद 263 के द्वारा है और 1990 में इसका गठन कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट है कि संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। जब दो राज्यों में व्यापार और वाणिज्य होती है तो वहां पर भी टकराव की संभावना होती है, इसके लिए किसी भी प्राधिकरण का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। छठा है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं तो आप परिचित होंगे, जैसे आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये फॉरेस्ट सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीनों क्या है कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों में उच्च सेवाओं पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा किया जाता है, लेकिन और पूर्ण नियंत्रण केंद्र द्वारा होता है, लेकिन तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इस विषय पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा अखिल भारतीय सेवाओं को दिया जाएगा। ये भी बीबीआई क्वेश्चन रहता है, अलग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन।